नकुल बहुत दिनों के बाद अपनी बुआ से मिलने गया। उसने देखा कि उसकी बुआ विमला बहुत ही उदास सी है। बुआ को उदास देख नकुल को बहुत हैरानी हुई। अपनी सौतेली बेटी की शादी के बाद तो बुआ को बहुत ही खुश होना चाहिए। कहती थी कि एक बस इस बोझ को अपने सर से उतार दो तो गंगा नहा लूंगी। पर अब क्या हुआ? दरअसल विमला उसके पति मुकेश की दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद ससुराल आते ही विमला ने अपने पति मुकेश को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे मुकेश को पट्टी पढ़ाकर अपनी सौतेली बेटी मीरा, जो कि 3 साल की थी, उसको उसके नाना नानी के पास भेज दिया था। मीरा के जाने से मुकेश बहुत उदास सा हो गया था, पर धीरे धीरे नई पत्नी के प्यार में मुकेश ऐसे डूबा कि अपनी बेटी को तो भूल ही गया। विमला उस बोझ को घर से बाहर निकाल बहुत ही खुश थी। किसी भी तीज त्योहार पर भी विमला मीरा को घर नहीं लाने देती थी। धीरे धीरे विमला 2 बेटों की मां बन गई। विमला मुकेश को सारा समय बेटों में ही उलझा कर रखती। उसे कभी भी अपनी बेटी मीरा की याद नहीं आने देती। मीरा बहुत ही होशियार लड़की थी। नाना नानी की छत्र छाया में बड़ी हो रही थी। घर के सारे कामों में निपुण थी। एक दिन नाना जी की मृत्यु हो गई। तब उसके मामा उसे वापस उसके पिता के घर छोड़ गए। उस दिन विमला फिर से बेचैन हो उठी थी। विमला ने बेमन से मीरा को घर में पनाह दी। सच कहते हैं कि माँ के मरते ही पिता का साया भी सर से उठ जाता है। मुकेश ने भी अपनी बेटी का कोई स्वागत नहीं किया और 18 साल की बहन दोनों भाइयों को भी खली। विमला ने मुकेश से कहा, इसके मामा खुद इसे यहाँ छोड़कर गए हैं या आपने इसे यहाँ बुलाया है? मुकेश ने धीमे से कहा, मामा ही उसके यहाँ छोड़कर गए हैं। अब इसके नाना रहे नहीं तो मामा उसे क्यों अपने घर रखेंगे? अब से मीरा यही रहेगी। और इसमें खराबी भी क्या है? तुम्हें भी घर के कामों में मदद मिल जाया करेगी। विमला ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हें घर के कामों की पड़ी है? ये नहीं सोचा तुमने इसके शादी ब्याह का खर्च वो कौन उठाएगा? अपना तो अपने से पूरा पड़ नहीं रहा। उसके बाद जब भी विमला किसी भी रिश्तेदार से मिलती तो यही कहती कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो मीरा के लिए बताना, जो बिना दान दहेज के उससे शादी कर ले। ये बोझ बस किसी तरह इस घर से जाए तो शांति मिले। ये बात उसने नकुल से भी कई बार कही। नकुल ने उसके एक दोस्त के ममेरे भाई रंजीत के बारे में अपनी बुआ विमला को बताया, जो बिना दहेज के शादी करने को तैयार था। जल्दबाजी में रिश्ता भी तय हो गया और विमला ने मीरा की शादी रंजीत से करा दी। अब भी विमला परेशान सी है। विमला को परेशान सा देख नकुल ने पूछा, बुआ क्या हुआ? बहुत परेशान हो, विमला ने कहा। मीरा वापस ससुराल से आ गई है मेरी छाती पर मूंग तलने के लिए। वो तो पागल है, मुझे नहीं पता था। शादी के बाद ससुराल वाले उसे पागल कहकर यहाँ छोड़ गए। बोले, किस पागल से हमारे बेटे की शादी कर दी? खुद ही रखो इस पागल को अपने घर, जल्द ही तलाक के कागज भी भेज देंगे। ये सुन नकुल ने हैरानी से कहा, क्या? विमला ने नकुल से कहा, तू जरा उस रंजीत से बात करना, आखिर क्या बात हो गई? फिर विमला ने मीरा को आवाज दी और चाय लाने को कहा। कुछ देर में मीरा सर झुकाए चाय ले आई। नकुल ने बड़े ही गौर से मीरा को देखा। उसे उसमें पागल जैसा कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिया। नकुल सोचने लगा, मीरा कितनी निपुण है, कितने अच्छे से घर के सारे काम संभाल लेती है, बुआ की हर बात को मान लेती है। सर झुकाए तो पागल कैसे हो सकती है? चूंकि रिश्ता नकुल ने ही करवाया था तो उसके दिमाग में खलबली मचने लगी। वो मीरा के पति रंजीत से मिलने गया। रंजीत नकुल को देख भड़क गया और बोला, कैसी पागल लड़की को तूने मेरे पल्ले बांध दिया? किस जन्म का तूने मुझसे बदला लिया? नकुल ने कहा, जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, वो बहुत ही अच्छी है। रंजीत ने कहा, जानता है, सुहागरात के दिन जब मैंने उसे छुआ तो वो पागल जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। पूरे 15 दिन वो इस घर में रही। उसने मुझे खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसे मैं क्या यहाँ सिर्फ सजाने के लिए लाया था? अरे मेरे भी कुछ अरमान थे पागल कहीं की। नकुल ने हैरानी से कहा, क्या हाथ तक नहीं लगाने दिया? जरूर कोई ना कोई बात होगी, वो पागल नहीं है। रंजीत ने कहा, जल्दी तलाक ले लूंगा उससे, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, वो पागल है या नहीं। नकुल ने कहा, यार शादी कोई खेल नहीं है। उस लड़की में ना तो कोई इच्छा है ना ही कोई उत्साह, ये बात सही नहीं है। रंजीत ने छिड़कर कहा, बर्फ की शीला सी ठंडी है वो लड़की, ना तो उससे कोई इच्छा है और ना ही उत्साह। उसने नजर उठाकर भी एक बार मेरी तरफ नहीं देखा सुहागरात पर। नकुल ने समझाने की रंजीत को बहुत कोशिश की पर उसने एक न सुना। नकुल को बहुत ही बुरा लगा। जल्द ही रंजीत और मीरा का तलाक हो गया। विमला का कहर उस पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और मुकेश मूक दर्शक बने सब देख रहा था। नकुल को मीरा की इस हालत पर बहुत ही तरस आता। उसका मन करता कुछ ना कुछ मीरा के लिए करे, पर क्या करे कुछ समझ नहीं आता।
नकुल ने मीरा से बात करने की कोशिश की, पर कभी भी उसे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला। एक दिन विमला बुआ से नकुल को पता चला कि मीरा ने एक छोटे स्कूल में नौकरी कर ली, पर उसके इस फैसले से विमला बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अब घर के काम सारे विमला के सर पर आ गए थे। एक दिन नकुल बाइक से ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। बहुत जोरों से बरसात हो रही थी। उसने देखा मीरा बस स्टॉप पर खड़ी है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कब से इस मौके की तलाश में था। उसने बाइक रोकी और मीरा से बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पहले तो मीरा ने इनकार किया, फिर नकुल के बार बार कहने पर बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर गए ही थे कि बहुत जोरों से बारिश होने लगी। ये देख नकुल ने अपनी बाइक एक चाय की दुकान पर रोक दी और मीरा को देखा। अगले दिन फिर नकुल वापस उसी समय वहां से गुजरा और मीरा को अपनी बाइक पर बैठा लिया। सारा समय मीरा मौन ही रही। कुछ देर बाद मीरा को नकुल ने घर छोड़ दिया। जब वे घर पहुंचे तो विमला ने बड़े ही गुस्से से नकुल और मीरा को देखा। अगले दिन फिर नकुल वापस उसी समय वहां से गुजरा और मीरा को अपनी बाइक पर बैठा लिया। दोनों फिर घर आ गए। आज विमला का मूड दोनों को साथ फिर देख खराब सा हो गया। तीसरे दिन विमला अपने भाई यानी नकुल के पिता से मिलने गई और उन्हें समझाने लगे कि जल्द से जल्द हमें नकुल की शादी कर देनी चाहिए और अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की तस्वीर भी दे आई। उसके बाद नकुल के माँ पिताजी नकुल के पीछे ही पड़ गए। शादी के लिए नकुल और उसका परिवार उस लड़की से भी मिल आया, पर नकुल बड़ी ही कश्मकश में था। कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन नकुल अपनी बुआ के घर गया तो उसने अपनी बुआ को मीरा पे चिल्लाते हुए देखा। यही लक्षण वहाँ ससुराल में भी दिखाए होंगे। तूने तभी तुझे वे यहाँ पटक गए। अब तेरी उम्र इन गुड्डे गुड्डियों से खेलने की है क्या? और जोर से गुड्डे गुड़ियों को मीरा के हाथ से छीन फेंक दिए, जो नकुल के पैरों में आकर गिरे। तब भी दौड़ती हुई मीरा आई और आंखों में एक अजीब सा भाव ले उसने उन गुड्डे गुड़ियों को उठा लिया। नकुल हैरान सा सब खड़ा देख रहा था। मीरा ने रोते हुए कहा, इन्हें मत फेंको माँ। विमला ने कहा, खबरदार पागल कहीं की, जो मुझे तूने माँ कहा। और विमला ने हाथ में से उन गुड्डे गुड़ियों को छीन सड़क पर फेंक दिए। तभी उन पर से एक कार तेज गति से गुजर गई और वे टूट गए। उन टूटे हुए खिलौनों को देख मीरा चक्कर खाकर गिर पड़ी। जैसे तैसे नकुल ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया। तभी विमला ने कहा, नकुल चल तू बाहर आजा, कमरे में पड़े रहने दे उसे। विमला नहीं चाहती थी कि नकुल मीरा के करीब भी जाए। अगले दिन नकुल ने मन ही मन निश्चय किया और चुपके से जैसे तैसे समझा बुझाकर मीरा को मनोचिकित्सक के पास ले गया। उन्होंने उसे 2.5 घंटे बात की अकेले में, और इस तरह मीरा का पूरा जीवन और उसके कड़वे अनुभव नकुल के सामने एक किताब की भांति खुल गए। जब मीरा डॉक्टर के कैबिन से बाहर आई तो उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई सी थी। नकुल ने मीरा के माथे को बड़े ही प्यार से सहलाया तो वो फिर रो पड़ी। मीरा नकुल पर विश्वास करने लगी थी। फिर नकुल उसे खाना खिलाने एक अच्छे से होटल में ले गया। अपने सामने बैठाकर उसे खाना खिलाया। वो एक छोटी बच्ची की तरह नकुल की बातें मान रही थी। नकुल ने कहा, कल मैं शाम को घर आऊँगा और सबको बताऊँगा कि डॉक्टर ने क्या कहा, और ये बात तुम बुआ से बिल्कुल भी मत कहना, तुम मेरे साथ थी। अभी तुम घर जाओ, ठीक है? मीरा ने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई और घर चली गई। दूसरे दिन नकुल फिर डॉक्टर से मिला और उसने मीरा के बारे सब कुछ जाना। दरअसल बचपन से जवानी तक उसने बहुत दुख और उपेक्षा झेली। मामा के घर मामी ने भी उस पर बहुत ही जुल्म किए और घर में सौतेली माँ ने। उसे अपने पिता से उम्मीद थी कि वे उसका साथ देंगे, पर उन्होंने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया, जिस वजह से वो सामान्य रूप से पनप नहीं पाई। उसे पति के प्रेम से ज़्यादा पिता के प्रेम और स्पर्श की चाह थी, इसलिए पति ने उसे छूना चाहा तो वो चिल्ला उठी। वो गुड्डे गुड़िया भी बचपन में उसे उसके पिता ने दी थी, जिनके टूटने पर मीरा बेहोश हो गई थी। बचपन के कोमल मन की इच्छाएं परिपक्वता पर हावी हो रही थी। हृदय की भूख और उम्र की सीमा में मीरा सीमा रेखा नहीं खींच पाई थी। वो सोचने लगा, यदि मेरी शादी मीरा से हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है, कितनी गुनी है वो। बस उसके जीवन में एक ही समस्या है, पर उसमें भी उसका क्या दोष है? वो तो पति की सूरत में पिता को ही तो तलाश रही है। उसका बचपन अब भी उसके मन में कहीं सोया हुआ सा पड़ा है। सौतेली माँ ने जो उससे उसका पिता छीन लिया और अब वो जवानी में उस छाया को पकड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका स्वरूप ही बदल चुका है। अब दूसरे दिन नकुल को विमला ने अपने घर आने को कहा। उस समय वहाँ विमला के पति मुकेश और दोनों बेटे भी थे। तभी कुछ देर बाद चाय लेकर आई।
उस दिन ना जाने क्यों नकुल को मीरा बहुत ही सुंदर सी लग रही थी। शायद उसके मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो उठा था। तभी विमला ने नकुल से कहा, वो लड़की जो तू देखने गया था तुझे पसंद है ना? मैं सोच रही हूँ उन्हें खबर भिजवा दूँ। नकुल कुछ देर मौन रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बड़े ही धीमे से बोला, मैं कोई और लड़की पसंद कर चुका हूँ। विमला ने पूछा, अच्छा कौन है वो? नकुल ने एकदम से ही कह दिया, आपकी सौतेली बेटी मीरा मुझे बेहद ही पसंद है। ये सुनते ही मुकेश कुर्सी पर से खड़ा हो गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मनोचिकित्सक को दिखाकर लाया हूँ फूफा जी, आपने एक बेटी को उसके पिता से दूर कर दिया, पिता का साया छीन लिया। कभी सोचा है आपने कि वो बच्ची पिता के प्रेम के लिए कितनी तड़पी होगी? उसके कोमल मन पर क्या असर हुआ होगा? बुआ जी से शादी करने के बाद आपने उस बच्ची की तरफ से जैसे मुंह ही मोड़ लिया और अब उसे पागल करार कर दिया। अचानक ही विमला ने चिल्लाते हुए कहा, नकुल। पर नकुल चुप न हुआ। मीरा हैरान सी खड़ी नकुल को देखती रही। दोषी तो आप भी है बुआ, जिसने अपनी सौतेली बेटी को उसके पिता से दूर कर दिया। मुकेश सर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। नकुल ने कहा, मैं मीरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अपनी बात कहकर नकुल वहाँ से चला गया। उसके घर में जब इस बात का पता चला तो सबने बहुत विरोध किया। उसकी माँ ने कहा, दुनिया की कुंवारी लड़कियाँ मर गई है क्या जो तो उस पागल तलाकशुदा से शादी करना चाहता है? पर नकुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक सप्ताह बाद नकुल ने मीरा को साथ ले घर छोड़ दिया और अपना ट्रांसफ़र कंपनी से कह दूसरे शहर करवा लिया। उसके पास बस कुछ कपड़े ही थे, ना कोई ठिकाना था, ना कोई घर गृहस्थी का सामान। एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मीरा घर की सफाई में लग गई और नकुल बाजार जाकर सारा ज़रूरत का सामान ले आया। जैसे तैसे सोने और खाने की व्यवस्था कर ली। 3 दिन बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी भी कर ली। उस रात दोनों बिस्तर पर लेटे थे, एक किनारे पर नकुल और दूसरे पर मीरा। तब नकुल ने मीरा का हाथ थामा, अब जो भी है हमें सब आधा आधा बांटना है, सुख दुख रोटी बिस्तर सब कुछ। देखो ये मैं तुम्हारे लिए नया गुड्डा गुड़िया लाया हूँ। नकुल को ऐसा लगा जैसे उसने मीरा की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कभी वो नकुल को देखती, कभी गुड्डे गुड़िया को। उसे सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। नकुल ने कहा, मेरे पास आओ मीरा, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, आओ मेरे पास आओ। तभी मीरा उठकर बैठ गई और नकुल के करीब आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। नकुल ने कहा, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ये सुन मीरा ने नजरें झुका ली। नकुल ने उसका हाथ थाम लिया तो मीरा नकुल के सीने से लग रोने लगी बुरी तरह। नकुल ने कहा, ये घर में अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम यहाँ जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं होने दूंगा। बहुत सह लिया है तुमने, अब और नहीं। अब किसी को भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। उस रात रोते रोते मीरा नकुल की बाहों में ही सो गई। अगले दिन नकुल तैयार हो ऑफिस जाने लगा तो मीरा ने उसे एक मुस्कान के साथ विदा किया। शाम को जब ऑफिस से घर लौटा तो मीरा ने एक ज़रूरी सामान की लिस्ट और 25,000 रुपये देते हुए कहा, ये मेरी जमा पूंजी है, ये अब आपकी ही है, मैंने लिस्ट बना दी है, आप ये सामान ले आए। नकुल को वो रुपए लेने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मीरा ने खुद आगे बढ़कर वे रुपए नकुल की शर्ट की जेब में रख दिए। नकुल बाजार से वो सामान ले आया। उस दिन उनकी गृहस्थी की शुरुआत हो गई थी। सोचता कहाँ पागल थी मीरा ने बहुत ही कम समय में घर को अच्छा खासा जमा लिया। वो नकुल का बहुत ही ख्याल रखती, पर अब तक दोनों के तन नहीं मिल पाए थे। पर नकुल को बात का जरा भी अफसोस नहीं था। नकुल सबको दिखा देना चाहता था कि सबने मीरा को कितना गलत समझा, खासकर रंजीत को, जिसने सिर्फ तन के सुख के अभाव में मीरा को छोड़ दिया। मीरा बचपन के सारे अनुभव नकुल को सुनाती। ये सब सुन उसे अपनी बुआ पर बहुत ही गुस्सा आता। मामा मामी ने उस पर कितने अत्याचार किए, क्या क्या नहीं सहा बेचारी ने। कई बार सुनाते सुनाते मीरा रो भी पड़ती। ऐसे में नकुल उसे बाहों में भरकर सांत्वना देता, उसका मनोबल बढ़ाता। मीरा ने नकुल से कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मैं अनाथ ही हो गई, पिता ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। यदि कभी मुझे कुछ हो गया तो क्या आप भी मेरे बच्चों से इसी तरह मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही मीरा का ये सवाल सुन नकुल हैरान हो गया। मीरा ने फिर से पूछा, क्या आप भी ऐसा ही करोगे? नकुल ने कहा, ये सब बात मत सोचो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मीरा ने कहा, मैं भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ
और उनका बुरा कभी नहीं चाहती, इसलिए कभी भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी माँ और पिताजी में दरार आए, इसलिए बस अपने मन को, अपनी इच्छा को सदा मारती रही। पर जब आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं फिर से जी उठी। नकुल ने कहा, मैं समझता हूँ सब, और मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। एक दिन अचानक ही मीरा ने फिर नकुल से पूछा, आप भी कहीं मेरे बाबूजी जैसे मुझसे मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे? मुझसे कहीं आपका मन भर तो नहीं जाएगा ना? नकुल फिर हैरान हो जाते हैं। आगे मीरा ने कहा, मैं आपकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पा रही हूँ। क्या करूँ? मुझे मेरे पिता के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। आप भी मुझे अपने पिता जैसे लगते हैं, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती हूँ। क्या करूँ? नकुल ने मीरा का हाथ थामा तो बोला, अरे ये क्या, तुम्हें तो बुखार है, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। मीरा ने नकुल का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, आप बस मेरे पास ही बैठे। नकुल बहुत देर तक उसके पास ही बैठा रहा। शादी को 6 महीने होने आ गए थे। नकुल ये जान गया था कि मीरा उसके जीवन का एक खास हिस्सा बन चुकी है। एक दिन मीरा ने कहा, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हूँ? नकुल ने कहा, नहीं, तुम पागल नहीं हो, और प्यार करके उसे शांत किया। उस रात नकुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, मीरा को उसके पिता का प्यार दिलवाकर ही रहेगा। दूसरे दिन सुबह उसने मीरा के पिता को एक खत लिखा, जिसमें लिखा, मीरा बहुत बीमार है। नकुल ने सोचा शायद ये झूठ बाप और बेटी को करीब ले आए, शायद मोह बेटी का एक बाप को यहाँ खींच ले आए। पर खत भेजे 5 दिन हो गए, ना तो कोई जवाब आया और ना ही उसके पिता मुकेश आए। उस दिन नकुल बहुत ही बेचैन सा था, सोचने लगा कैसे पिता है। नकुल ने फिर से एक और खत लिखा, इतने मजबूर भी नहीं कि अपनी बेटी से चाहकर भी मिलने ना आए, क्यों वे इतने कठोर है। सुबह उठते ही स्टेशन पर जाकर बैठ गया। मन तो करता मीरा के पिता को खुद जाकर ले आए, टिकट भी ले लिया, पर फिर ट्रेन में नहीं चढ़ा। भटक कर यहाँ वहाँ बहुत थक गया तो रात को घर लौट आया। मीरा ने पूछा, कहाँ चले गए थे आप? आज ऑफिस की छुट्टी थी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं आपने? नकुल ने मुंह हाथ धोकर खाना खाया। उसे मीरा के पिता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रात को नकुल मीरा के पास जाकर बैठ गया, पर उसने उसे देख मुंह फेर लिया। नकुल ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? सुन मीरा रोने लगी तो नकुल ने उसके माथे को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसके हाथ में एक कागज का फटा हुआ सा टुकड़ा था। मीरा ने कहा, आपने मेरे पिता को खत लिखा ना, आप मुझे वापस भेजना चाहते हैं ना? नकुल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, और प्यार से उसे बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें वापस क्यों भेजूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? नकुल ने सारी बातें साफ साफ उसे बता दी, जिसे सुन वो तड़प उठी। उसके बीमार होने की खबर सुनकर भी उसके पिता पर कोई असर ना हुआ। उस दिन मीरा उसकी बाहों में समा गई। कब दोनों सब बातों को भूल कर एक हो गए पता न चला। उस रात दोनों ने उस पति पत्नी के सुख को महसूस किया। ये नकुल की जीत थी कि आज उसने मीरा के मन के साथ साथ उसके तन पर भी विजय पाली थी। मीरा अपनी सारी कुंठाओं से मुक्त होकर नकुल की पत्नी बन गई थी। दोनों का जीवन उसके बाद खुशियों से भर गया था। एक दिन नकुल को पता चला वो पिता बनने वाला है। उसने मीरा से कहा, मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए, मैं उससे बहुत ही प्यार करूंगा। आज मीरा ने कोई भी ऐसा सवाल न किया, खुशी से बोली, हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करेंगे और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। नकुल बहुत खुश था। उसने कभी भी मीरा को अपने पिता के प्रेम की कमी महसूस नहीं होने दी। उसे अफसोस जरूर था कि उसे पिता का प्रेम ना दिलवा सका। उसने पति, पिता, एक दोस्त, सभी का प्रेम अपनी पत्नी मीरा पर लुटाया, जिसके लिए वो बचपन से जवानी तक तरसी थी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।